हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट 2 इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। पार्ट 1 इसके पहले मैंने आपको दे रखा है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, और ये उसका पार्ट 2 है। इस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये बताए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज ही आपको सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। जो पीडीएफ है, अभी कुछ पीडीएफ जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं टेलीग्राम के लिंक पे, और जो अभी नहीं हुई हैं वो भी जल्द ही आपको मिल जाएंगी। ओके, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा केंद्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया। केंद्र में जो शिक्षा विभाग है उसको शिक्षा मंत्रालय में कब चेंज किया गया, कब परिवर्तित किया गया। तो ये किया गया था 1945 में। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया। तो शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ा गया था 1957 में। कब जोड़ा गया था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1958 में जो शिक्षा मंत्रालय है उसको किस में बांटा गया था। 1958 में शिक्षा मंत्रालय को किस में बांटा गया था? तो इनको बांटा गया था शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय में बांटा गया था 1958 में शिक्षा मंत्रालय को। तो ए और बी करेक्ट आंसर है, इसका मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो इनके मामलों को बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया। ये वर्ष पूछा गया है 1963। 1963 में खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था। तो केंद्र में शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग था और विज्ञान विभाग था। कौन सा? शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग का एकीकरण किया गया था। तो ये किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 1967 में शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि केंद्र में 1967 टू 68 में शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरोज बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे 7। कितने बनाए गए थे? 7 केंद्र में 7 बनाए गए थे ब्यूरोज केंद्र में 1967 टू 68 में। शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरो बनाए गए थे? 7 ब्यूरोज बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग हैं। तो मानव संसाधन विकास विभाग में 5 मानव विकास मंत्रालय में 5 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 5 विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग या श्रम विभाग या फिर कला विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रम विभाग। जो श्रम विभाग है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है ये पूछा गया है। तो महिला और बाल विकास विभाग ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है। युवा कार्य और खेल विभाग ये भी इसका मंत्रालय का विभाग है। कला विभाग ये भी इसका एक विभाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन रहता है। तो जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है ये मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्रालय के अधीन रहता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता करता है शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री। कौन करता है? शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है। शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व करता है शिक्षा सचिव। कौन करता है? शिक्षा सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा विभाग जोड़ा गया था। इसको एक बार ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, कब पूछा गया है? 1957 में। 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ और कौन सा ऐसा विभाग था जोड़ा गया था? तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग था, इस विभाग को जोड़ा गया था। सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्ति स्वयं की और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है। कौन सा व्यक्ति होता है? तो आशावादी व्यक्ति जो होता है, ये स्वयं की और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया था। तो ये 1958 में शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सचिव को सहयोग देता है। तो शिक्षा सचिव को जो अपर सचिव होता है, ये सहयोग देता है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग किस रूप में संगठित है। तो जो शिक्षा विभाग है, ये ब्यूरो, प्रभागों और शाखाओं, इन तीनों रूपों में संगठित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो किसके प्रभार में होता है। तो शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो जो होता है, ये संयुक्त सचिव और संयुक्त शिक्षा सलाहकार, इन दोनों के प्रभार में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूरो के संयुक्त सचिव को कौन सहयोग करता है। तो ब्यूरो के संयुक्त सचिव जो होते हैं, उनको सहयोग करता है प्रभागीय प्रमुख। कौन करता है? प्रभागीय प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ कार्यालय है। पूछा गया है केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ कार्यालय है। इसके लिए आप एक बार चारों ऑप्शन पढ़िएगा। लिखा हुआ है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, दूसरा लिखा हुआ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तीसरा लिखा हुआ है उर्दू प्रोन्नत ब्यूरो। तो इसके तीनों ही हैं जो अधीनस्थ कार्यालय हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में से कौन केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। बोला गया है केंद्रीय शिक्षा विभाग जो है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, पूछा गया है। तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, ये केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 नंबर है कि केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो है, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कुछ गड़बड़ी लगती है उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपने वीडियो देखा है मन से, और जो भी कंफ्यूजन लग रही है आप पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है, ये अवस्थित है नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत के किस क्षेत्र में लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है, ये संस्कृत के प्रोन्नत क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, इन तीनों के क्षेत्र में लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद स्थित है। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद बोला गया है कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संस्थान आगरा में स्थित है। इसमें आप पढ़िए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय संस्कृत संस्थान या फिर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो बताया गया अभी ऊपर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शिक्षा विभाग के रूप में संगठित है। तो इसमें संगठित है डेस्कों, अनुभागों और एककों, ये उपयुक्त सभी, ये तीनों ही जो हैं ये शिक्षा विभाग के रूप में संगठित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है शिमला में। आप बैकग्राउंड की जो वॉइस है उसको इग्नोर करिएगा प्लीज। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है ये स्थित है शिमला में। कहाँ स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो दिल्ली में स्थित है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, दूसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, तीसरा है दार्शनिक अनुसंधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्न में से कौन सा संस्थान शिमला में स्थित है। निम्न में से कौन सा संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है। तो इनमें से जो केंद्रीय संस्कृत संस्थान है और केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये दोनों जो हैं ये दोनों संस्थान दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट इसको जरा क्लोज कर लेती हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट है कि किस लेखक का मत है, मतलब कि किसने स्टेटमेंट दिया कि शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और मानवीय वस्तुओं से कम है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया था एस.एन. मुखर्जी ने। किसने दिया था? एस.एन. मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य सरकार शब्द से है जिनका निकटतम संबंध विशिष्ट संदर्भ, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियम, नियंत्रण आदि शब्दों से है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है। भारतीय संविधान के अनुसार जो एजुकेशन है वो उसका उत्तरदायित्व किस पर है? केंद्र पर है, राज्य पर है, स्थानीय सरकार पर है या फिर विद्यालय पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य पर। बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बांटा गया। तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा मुंबई और पंजाब ये 2 राज्य जो हैं इन दोनों राज्यों को भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन के बाद भारत में कितने संघ शासित प्रदेश थे। जब राज्य पुनर्गठन हुआ था उसके बाद में जो इंडिया है उसमें कितने संघ शासित प्रदेश थे। तो उसमें थे 6 संघ शासित प्रदेश। कितने थे? 6 संघ शासित प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1956 में हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग करके राज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया था पंजाब। पंजाब राज्य से हरियाणा को अलग किया गया था 1956 में, और इसको अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया था। किससे? पंजाब से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष आसाम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1970 को। कब की गई थी? 1970 को। नेक्स्ट है कि आसाम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुई थी मेघालय। मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी आसाम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। सी नंबर इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों में शिक्षा से संबंधित नीतियों और मामलों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यों में शिक्षा से संबंधित नीतियों और मामलों के लिए उत्तरदायी होता है शिक्षा मंत्री। ए नंबर इज द राइट आंसर। मैंने 49 का क्या बताया था? राज्यपाल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी? ये बोला गया है कि किस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना जरूर से की जाएगी? तो जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग के बारे में आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी आयोग बताए गए हमारे, उन सब आयोग के बारे में आपको बताया जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको टॉपिक वाइज दे दिया जाएगा, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं इस वजह से। तो जो कोठारी आयोग है, इसने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के शिक्षा विभाग के अंग हैं? तो राज्य के शिक्षा विभाग के अंग हैं शिक्षा सचिवालय और शिक्षा सचिवालय। यहाँ पर करेक्ट आंसर दोनों ही हैं, तो ए और सी इज द राइट आंसर। दोनों ही एक ही चीज लिखी हुई है, तो दोनों इसके करेक्ट आंसर है। राज्य के शिक्षा विभाग के अंग है शिक्षा सचिवालय और शिक्षा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सचिवालय का सचिव कौन होता है? तो शिक्षा सचिवालय का सचिव होता है शिक्षा सचिव। कौन होता है? शिक्षा सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल प्रदेश में इसके सिवा पश्चिम बंगाल प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है। ये पश्चिम बंगाल से अलग जो राज्य हैं उन सब में होता है, बट पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रतिदिन के मामले को शिक्षा सचिव के द्वारा पूरा किया जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है कि शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा सचिव के आदेश से जारी किए जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है? तो शिक्षा निदेशालय कार्यपालक की संस्था है। कौन सा आंसर सही है? बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा निदेशालय का मुख्य होता है? तो शिक्षा निदेशालय का मुख्य शिक्षा निदेशक होता है। कौन होता है? शिक्षा निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है शिक्षा निदेशक। कौन होता है? शिक्षा निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि शिक्षा निदेशक किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है? जो शिक्षा निदेशक होता है वो किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है? प्राथमिक विद्यालय के, या फिर माध्यमिक विद्यालय के, या फिर यहाँ पे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, या फिर विश्वविद्यालय के, या फिर ए और बी दोनों के, माध्यमिक और प्राथमिक दोनों के विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा निदेशक किसका पदेन सदस्य होता है? तो जो शिक्षा निदेशक है ये लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद और राज्य विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, इन तीनों के पदेन सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं। तो शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं उप शिक्षा संचालक, सहायक शिक्षा संचालक, संयुक्त शिक्षा संचालक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो होते हैं ये शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप शिक्षा संचालक सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी जो होते हैं ये सभी सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं। उप शिक्षा संचालक और सहायक शिक्षा संचालन आदि के अधीन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षक संघ का अध्यक्ष या फिर ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है जिला विद्यालय निरीक्षक। ये जो होता है ये जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष की शिक्षा नीति ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया। तो ये 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिला स्तर। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य जिला स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तृतीय योजना के अंतर्गत। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि अधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए की वार्षिक राशि से कम व्यय नहीं करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि से कम व्यय नहीं करती हैं अधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनाधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती हैं। ऊपर पूछा गया था नहीं करती हैं अधिकृत नगर पालिकाएं, इसमें पूछा गया अनाधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि को व्यय करती हैं। तो 1 लाख से कम धनराशि जो होती है उसको व्यय करती है अनाधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर। ये हमारा 5th नंबर टॉपिक एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति और बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर नमूने के रूप में लागू करना। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 वर्ष। 10 वर्ष अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था। कितना टाइम था? 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के संबंध में था। तो ये था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के आयु वर्ग के जो बालक थे उनके संबंध में था क्या? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है 6 to 14 वर्ष की एज वाले वर्ग के बालकों के लिए। ओके, इधर कर लेती हूँ 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष के, आपको दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ, अभी ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय था? तो ये था 1976 के पूर्व तक। इसके पहले तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का एक विषय था। तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा वर्ष था, मतलब ईयर था जिस टाइम शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। तो ये रखा गया था 1976 में। कब रखा गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? तो संविधान लागू होने के समय शिक्षा को रखा गया था राज्य सूची में। कहाँ रखा गया था? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, और ये 8 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये तैयार करी गई थी 1984 में। कब तैयार करी गई थी? 1984 में। नेक्स्ट है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया गया था? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही कार्यक्रम को जो टाइम था वो था 1992। ये जो टाइम था, ये जो ईयर था, इस वर्ष अद्यतन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की संशोधित शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा में एकरूपता लाने पर, प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन बनाने पर, सभी को शिक्षा सुलभ कराने और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर। तो हम करेक्ट आंसर किस पे लगा सकते हैं? डी पे लगा सकते हैं। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ये तीनों ही बहुत सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में मुख्य जोर दिया गया, किस पर जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा पर, या फिर देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर, या फिर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। इन तीनों पर जोर दिया गया था 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि एनपीई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें क्या प्रावधान है? एक समान पाठ्यक्रम का, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का, लचीले समग्र और समन्वित पाठ्यक्रम का, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये तैयार करी गई थी 1988 में। इसकी रूपरेखा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा 1988 के वर्ष में तैयार की गई थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के एक मिनट, हाँ जी, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार करी गई थी? तो ये तैयार करी गई थी 2000 में। कब तैयार करी गई थी? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सन 2005 नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्था द्वारा वर्ष सन 2000 में तैयार किया गया था? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सन 2005 नामक दस्तावेज जो है ये पूछा गया कौन सी ऐसी शैक्षिक संस्था है जिसके द्वारा सन 2000 में तैयार किया गया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, एनसीईआरटी द्वारा, इस शैक्षिक संस्था के द्वारा सन 2000 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सन 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो ये भी एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा? 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जो नियुक्ति की गई थी ये करी गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा।
18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल। कौन था? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है कि शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति में प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? प्रोफेसर यशपाल समिति में। कौन सी समिति थी? प्रोफेसर यशपाल समिति। इसमें प्रस्तुत की गई थी कौन सी रिपोर्ट? शिक्षा बिना बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था प्रोफेसर यशपाल समिति ने। किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल समिति ने। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य वार्तालाप और पारस्परिक संपर्क के लिए मातृभाषा का सम्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। दूसरा है कि गणित के आधारभूत संक्रियाओं की योग्यता प्रदान करना। तीसरा है कि वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना और विज्ञान और तकनीक के महत्व को समझना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। राइट नंबर है उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य राज्य सरकारों को परामर्श देना है, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करना और उन्हें नेतृत्व प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना, राज्य मूल्यांकन एकक की स्थापना, विज्ञान के राज्य संस्थान की स्थापना, या फिर ये सभी। तो 23 का करेक्ट आंसर है ये सभी जो है केंद्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जुलाई 1952 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन करती है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय कोर्स परीक्षा और बहुउद्देशीय तथा उच्चतर माध्यमिक एक वर्षीय कोर्स परीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों परीक्षाओं का आयोजन करती है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के से संबंधित स्कूलों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या है 1354। कितने? 1354। इतने स्कूलों की संख्या है। किससे रिलेटेड? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थिर 15 सैनिक स्कूल को किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1968 टू 69 में। कब जोड़ा गया था? 1968 टू 69 में भारत में स्थिर 15 सैनिक स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर क्रियान्वित किया था? भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को बोला गया किसके सुझाव पर क्रियान्वित किया था? इसके लिए हम एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, चतुर्थ वेतन आयोग या फिर पांचवा वेतन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय वेतन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 786। कितनी है? 786। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालयों का संचालन। केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय विद्यालयों का जो संचालन है ये किया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है। तो कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालयों का। किसका? केंद्रीय विद्यालयों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नवोदय विद्यालय के नाम से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? ऑब्वियसली नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। नवोदय विद्यालयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? तो जो नवोदय विद्यालय समिति है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावन बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना एंड त्रिभाषाई फॉर्मूलों के अनुसार 3 भाषाओं में उचित योग्यता, अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं, इसकी स्थापना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा ये संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया? देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष में खोला गया था? 1979 में। कब खोला गया था? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला मुक्त विद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो देश का पहला मुक्त विद्यालय जो है ये खोला गया था दिल्ली में। कहाँ खोला गया था? दिल्ली में। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, इसका कौन सा मैंने आंसर बताया है? हाँ जी, दिल्ली में इसका करेक्ट आंसर है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है इनकी स्थापना? ये की गई है उपरोक्त सभी स्थानों पर। कहाँ? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना अजमेर और भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, इन तीनों जगहों पर इनकी स्थापना की गई है, इसलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये करी गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतया विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं। तो सामान्यतया विश्वविद्यालय की संस्थाएं सीनेट और कोर्ट, सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद या फिर संकाय, ये तीनों ही हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, सामान्यतया विश्वविद्यालय की ये संस्थाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 नंबर शैक्षिक पर्यवेक्षण। इनसे रिलेटेड अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। एजुकेशनल सुपरविजन। पहला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण, सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? तो सुपरविजन का अर्थ उच्च और दृष्टि होता है। क्या होता है? उच्च और दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पर्यवेक्षण। क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षण, मतलब सुपरविजन उसको हम बोलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वह दिव्य दृष्टि जिसके द्वारा पर्यवेक्षक संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों तथा तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उसका समाधान प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यवेक्षण, सुपरविजन कहलाता है। जो पर्यवेक्षण है इसका लक्ष्य होता है, तो पर्यवेक्षण का जो लक्ष्य होता है समस्याओं का समाधान करना, समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव देना और व्यवहार जो सुझाव होते हैं उनके व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है किसने कहा है पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है? तो ये कहा है बर्टन ने। बर्टन ने कहा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई ब्रिक्स और जस्टमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिक्स और जस्टमैन के द्वारा।
नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? वाइल्ड। पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करता है। ये पूछा गया है कि ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो ये वाइल्ड के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है? तो ये कहा है एडम्स और डिक्की ने। किसने कहा है? एडम्स और डिक्की ने। पर्यवेक्षण के मुख्य विषय क्या है? तो पर्यवेक्षण के मुख्य विषय क्या है? इसमें से आप पहले चारों पढ़िएगा। छात्र तथा सीखने की विधियां, पाठ्यक्रम का संगठन और सीखने की विधियां, प्रयुक्त संसाधन और शिक्षण की परिस्थितियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा से व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों का चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और मूल्यांकन में सुधार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई? तो ये डेफिनेशन दी गई है शिक्षा शब्दकोश के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? शिक्षा शब्दकोश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की विस्तृत अर्थों में पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का विकास और शिक्षण संस्थाओं के लिए उद्देश्य का अभिनिश्चयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण, विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं ये पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं। कौन से अन्य उद्देश्य हैं? विद्यालय की पंक्तियों का पर्यवेक्षण, विद्यालय के उपकरणों और साज सज्जा का पर्यवेक्षण, छात्रों के विकास का पर्यवेक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। तो ये सभी पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, आप देख लीजिएगा, तीनों प्रकार पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है? पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है? तो पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप है आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण। कौन सा है? आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है कि किस पर्यवेक्षण में निरीक्षक और शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों और कार्यविधियों के आलंबन पर अधिक बल दिया जाता है? तो जो आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण होता है इस पर निरीक्षण और शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों और कार्यविधियों के आलंबन पर बहुत ज़्यादा अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि किस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक को सभी बातों का ज्ञाता मान लिया जाता है तथा जो आज्ञा वह करता है उचित मान लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आधिकारिक पर्यवेक्षण में ये बातें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ हैं। तो आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्यव्यवस्था का सुलभ रहना, समय और साधन दोनों की बचत होना, प्रभुत्व के उपयोग के कारण कार्य का शीघ्र होना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण क्या हैं? नियोजन का सरलता से और विधियों के अनुसार किया जाना संभव होना, एक निश्चित स्तर तक सुधार का संभव होना और प्रगति का शीघ्रता से संभावित होना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या हैं? तो आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं विशेष मनोवृत्ति से प्रभावित होना, एकांगी, दुरूह और असंगत होना, शिक्षकों के लिए कार्य प्रयोग की स्वतंत्रता का अभाव होना। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि किस पर्यवेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक, बालक और प्रत्येक संरक्षण गुप्त रचनात्मक शक्ति रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रचनात्मक पर्यवेक्षण में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण तथा शिक्षण के क्षेत्र में नवीन और मौलिक बातों को लाता है और परंपरागत प्राचीन बातों के आलंबन पर बल नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण जो होता है ये पर्यवेक्षण और शिक्षण के क्षेत्र में नवीन और मौलिक बातों को लाता है और परंपरागत प्राचीन बातों के आलंबन पर बल नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर की रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्य क्या हैं। पहला पढ़ते हैं, शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण प्रविधियों और कार्यों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार देना। फिर लिखा हुआ है छात्रों की रुचियों के विकास में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग देना और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ क्या हैं। तो रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ हैं उपरोक्त सभी। तीनों पढ़िएगा जरूर से और तीनों जब पढ़ेंगे तो आप पक्का से टिक करके आएंगे डी पे। नेक्स्ट है कि रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या हैं। तो रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष है स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने से की अधिक संभावना, प्रयोगों में अधिक समय और का तथा व्यय का होना, फिर है योग्य पर्यवेक्षकों का अभाव, फिर लिखा हुआ है डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों ही रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्यवेक्षण की यह मान्यता है कि शालाओं के छात्रों में अन्वेषण करने की रुचि व वैज्ञानिक आदतों और प्रवृत्तियों के प्रभावी उपयोग के कौशलों का समुचित विकास किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण। जो वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण है इसकी यह मान्यता है कि शालाओं के छात्रों में अन्वेषण करने की रुचि और वैज्ञानिक आदतों और प्रवृत्तियों के प्रभावी उपयोग के कौशलों का समुचित विकास किया जाए। नेक्स्ट है कि एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं। तो वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं लचीलापन और नियोजन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन, और फिर लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण क्या हैं। तो लचीलापन, सुनियोजित और वस्तुनिष्ठ होना, वस्तुनिष्ठ निर्णय को आवश्यक मानना, प्रामाणिकता का अधिक होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष है। तो वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में दोष है अनेक क्षेत्रों में अभी तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग न होना, वैज्ञानिक विधियों का नगण्य प्रयोग और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्णयों में शंका का स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याएं प्रस्तुत होने के पूर्व ही उनके समक्ष रखकर उन्हें सचेत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण जो है इसमें शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं उनको प्रस्तुत होने के पहले ही उनके समक्ष रखकर उन्हें सचेत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष पाए जाते हैं। तो संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में पूर्व संकेत मिल पाने की कठिनाई होती है, पर्यवेक्षकों और शिक्षकों में अत्यधिक कुशलता की अपेक्षा जिसकी पूर्ति असंभव होती है, पूर्व संकेतों के मिल पाने की कठिनाई के कारण उनकी उपयोगिता बहुत सीमित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है 32 नंबर कि नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं। नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण क्या हैं, इसके लिए ऑप्शन से एक बार पढ़िएगा आप। लिखा हुआ है शिक्षण संबंधी नवीन गतिविधियों से परिचित करवाता है, फिर है यह यथार्थवादी होता है, फिर है यह छात्रों और शिक्षकों को समाज से जोड़ता है। तो ये उपयुक्त सभी जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट है कि नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या हैं। तो ये जो 3 लिखे हुए हैं ये तीनों ही नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम आते हैं 34 नंबर पे।
लिखा हुआ है शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकताओं के कारण, अध्यापकों पर अधिभार के कारण और नवीन शिक्षण विधियों के विकास के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के कारण शैक्षिक पर्यवेक्षणों की आवश्यकता इन कारणों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? तो इनको प्रभावित करने वाले कारक है नेतृत्व कौशल, प्रबंधकीय ज्ञान का अभाव, पर्यवेक्षण की निकटता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 35 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है? तो पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है ये शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम सहभागी क्रिया और विद्यालय वातावरण, इन तीनों बातों पर विस्तृत है। तो इसका करेक्ट आंसर इन तीनों बातों तक विस्तृत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि एक पर्यवेक्षक को अपने व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों को करना पड़ता है? तो एक पर्यवेक्षक को अपने व्यवसाय से संबंधित कक्ष निरीक्षक करना होता है, गोष्ठियों का आयोजन करना होता है और कार्यालय का जो कार्य होता है उसका भी संचालन करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट है कि पेकहम जो है इन्होंने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया? तो इन्होंने 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया। किसका? शैक्षिक पर्यवेक्षण के। किसने? पेकहम ने। नेक्स्ट है कि आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो आर बर्टन और बुकर इन्होंने पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए हैं। कितने सिद्धांत बताए हैं? 4 सिद्धांत। ब्रिक्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत बताए हैं। तो ब्रिक्स तथा जस्टमैन जो हैं इन्होंने शैक्षिक पर्यवेक्षण के उपरोक्त सभी सिद्धांत, सहकारिता, लचीलापन और उत्साहवर्धक एवं प्रभावी, ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये तीनों ही सिद्धांत बताए हैं। ब्रिक्स और जस्टमैन ने शिक्षक पर्यवेक्षण के सिद्धांत ये तीनों बताए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोला गया है प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षण के रूप में, मतलब प्रिंसिपल एज स्कूल सुपरवाइजर। नेक्स्ट इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है। तो शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक शिक्षक भी होता है, निरीक्षक भी होता है, अभिभावक भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किसे छात्र छात्र शिक्षक छात्र शिक्षक 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 निरीक्षक शिक्षक अभिभावक इसके संबंधों को संतुलित और निरीक्षित करना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो प्रधानाध्यापक होता है इसको इन सब के संबंधों को संतुलित और निरीक्षित करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि किसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति और सफलता निर्भर है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जो है इसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही पूरी शैक्षिक कार्यक्रम और उन्नति और सफलता जो होती है वो डिपेंड होती है। जो हमारा प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होता है उस पर सारी चीजें डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य और उत्तरदायित्व रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाओं को संचालित करने से पहले उन्हें नियोजित करना आवश्यक होता है? तो प्रधानाचार्य जो होता है वो अपने विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाओं को संचालित करने से पहले उसे एक बार नियोजित जरूर करता है, उसका नियोजन जरूर से करता है, उसको जरूर से, ये इंपॉर्टेंट होता है उसको जो भी करना है उसके पहले उसका नियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना होता है? तो प्रधानाध्यापक को नियोजन जो है वो 3 स्तरों पर करना होता है। नेक्स्ट है कि प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रवेश से संबंधित नियमों का जो निर्धारण है ये भी प्रधानाचार्य ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कार्य का विभाजन करते समय उन्हें शिक्षकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो हमारा प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक को कार्य का विभाजन करते समय उन्हें शिक्षकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कार्य का विभाजन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए। तो ये जो है ये प्रधानाचार्य को ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बिल्कुल इक्वल ही काम उनको दिया जाए, डिवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं और पाठों की योजना तैयार करवाए। तो ये जिम्मेदारी होती है प्रधानाध्यापक की। किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन कौन करवाता है? तो विद्यालयों में विशेषज्ञ जो होते हैं उनका जो लेक्चर देना होता है, उनका जो आयोजन है ये कराया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा। जैसे कोई आता है ना, तो जब भी कोई लेक्चर देना होता है तो कौन इसका आयोजन कराता है? प्रधानाध्यापक। फिर लिखा हुआ है कि जो विद्यालय है उसमें सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण इसकी व्यवस्था करता है। सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जो है ये विद्यालय में सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में कक्षा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो ये प्रधानाचार्य करता है। कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सर्वप्रथम, एक मिनट, हाँ जी, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सर्वप्रथम शिक्षक है और फिर प्रशासक है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक जो है ये सर्वप्रथम शिक्षक है, उसके बाद प्रशासक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे विद्यालय में 12 और 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? तो जो यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखा है इसे विद्यालय में 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए। कौन सा आंसर सही है? डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश किस रूप में होना चाहिए? तो प्रधानाचार्य का कक्षा में जो प्रवेश है वो परामर्शदाता, सहयोगी, मित्र, इन तीनों के रूप में होना चाहिए। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक जो होते हैं इनको निरीक्षण करते समय शिक्षक के किस व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए? तो इनको ध्यान रखना चाहिए स्वभाव पर, रुचि पर और योग्यता पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता और नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वार्ड जी रीडर और ब्रे। इन दोनों ने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता और दृढ़ता और नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो उनमें किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर है। वैसे माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का माध्यमिक स्कूल, हाँ जी, तो किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्कूल के प्रधानाचार्य को मुख्यतः किशोरावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है जो माध्यमिक स्कूल है। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। नेक्स्ट है कि कौन व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में अपने पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता होता है? तो जो प्रधानाचार्य है ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता होता है? तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, शिक्षक वर्ग और समाज इन दोनों का नेता होता है प्रधानाचार्य। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो गई मैं। शिक्षक वर्ग और समाज इन दोनों का ये नेता होता है प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है कि एक प्रधानाचार्य के व्यक्तिक गुण कौन से होते हैं? एक जो प्रधानाचार्य होता है उसके व्यक्तिक गुण क्या हैं? तो उसके जो व्यक्तिक गुण होते हैं उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति और अच्छी आदतें, ये तीनों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रधानाचार्य का व्यवसायिक गुण कौन सा होता है? तो किसी प्रधानाचार्य का व्यवसायिक गुण व्यवसायिक ज्ञान, विद्वता और निष्ठावान, ये तीनों होते हैं। तो इसलिए डी नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि प्रधानाचार्य विद्यालयी गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं और उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया जे.वी. सीयर्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जे.वी. सीयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, यह उक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये जो उक्ति है ये किसके लिए की गई है? प्रधानाध्यापक के द्वारा। किसके लिए कही गई है? प्रधानाध्यापक के लिए। किसका मत है कि विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु है? एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर होती है। किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये जसवंत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? विद्यालय के कार्यकलापों में जो प्रधानाचार्य होते हैं उनका चरित्र जो है वो किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रतिबिंबित होता है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों और उनके माता पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी शिक्षा आयोग। ये इसका द्वारा कहा गया है, सेकेंडरी शिक्षा आयोग के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि निम्न में से कौन वह बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, प्रधानाध्यापक। शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और विचारात्मक ना हो। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये दिया गया केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखक ने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से की है? तो इसका करेक्ट आंसर है W.M. रायबर्ड। W.M. रायबर्ड जो है, इन लेखक ने प्रधानाध्यापक की जो तुलना है वो जहाज के कप्तान से की है। मतलब कि अगर कप्तान जो है वो जरा सा भी इधर उधर, जरा सा भी उसका दिमाग इधर उधर गया तो मतलब कि जहाज उलट पलट हो सकता है। वैसे ही जो प्रधानाध्यापक होता है उसको भी चीज़ें बहुत संभालनी पड़ती हैं। अगर उसका ध्यान उधर उधर भटका तो फिर स्कूल में दिक्कत हो सकती, कॉलेज में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है कि किसका मत है जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका ये स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये दिया गया था पीसी रैन के द्वारा। किसके द्वारा? पीसी रैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि सेनाएं निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं। यही बात स्कूलों के लिए भी बहुत सही बोली गई है। तो इनमें से कोई नहीं है जिसने ये बात बोली है। जो इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से बेसिकली इनमें से कोई नहीं है जिसने ये बात बोली, इसलिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षक लिखा हुआ है शिक्षण क्रियाओं में प्रधानाचार्य द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना और मूल्यांकन करना। तो डी का इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है? तो विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता और जो असफलता है ये शिक्षक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट के प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य क्या होते हैं? तो प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य ये तीनों ही होते हैं, उपयुक्त सभी, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्न में से किसका मत है कि विद्यालय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हेनरी रिवलिन। हेनरी रिवलिन ने ये स्टेटमेंट दिया था, बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 40 कि
कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन से अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करना है। ये स्टेटमेंट किसका द्वारा दिया गया है? ये मार्फेट ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है? तो इनमें से जो छात्र हैं इनके द्वारा ही विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस लेखक ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यास किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मार्फेट। मार्फेट का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने ही ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय द्वारा निम्न में से किसके स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है? तो ये जो छात्र होते हैं उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विद्यालय द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ता है? खेल कूद, छुट्टी शिविर और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक निम्न में से किसने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को निरूपित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेसी पार्कर। जेसी पार्कर ने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को निरूपित किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसका मत है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। बेसिकली इन ऑप्शंस में कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि महान प्रधानाचार्य किसके बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो महान प्रधानाचार्य छात्रों के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचार्य को छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों तरह का काम करना चाहिए जिससे कि उनका समुचित डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है तथा जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राचार्य जो होता है ये विद्यार्थियों की मेंटल, फिजिकल जो स्टडी वाली जो आवश्यकताएं होती हैं उनके प्रति काफ़ी सचेत रहता है, मतलब काफ़ी एक्टिव रहता है तथा जानता है कि उसके साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कि ये स्टूडेंट किस तरह का है और ये स्टूडेंट किस तरह का, इनके साथ किस किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? जब भी एडमिशन लिया जाता है तो इनसे संबंधित जो रूल्स होते हैं वो रूल्स कौन बनाता है? प्रधानाचार्य बनाता है। कौन बनाता है? प्रधानाचार्य। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन। एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय और संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। ये जो प्रबंधन है इसकी यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो डेफिनेशन दी गई ये दी गई है मैकफारलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? मैकफारलैंड। किसने कहा है कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है? ये जॉर्ज टेरी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? जॉर्ज टेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो जो टेरी है, टेरी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन में उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्देश्य पूर्ति तथा प्राप्ति, कार्य मूल्यांकन तथा उस कार्यात्मक दर्शन के विकास से संबंधित है जो सामाजिक प्रणाली में संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित करती है। ये जो प्रबंधन की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी है जैक डंकन ने। किसने दी है? जैक डंकन ने। अब बोला गया है कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, इसकी विशेषताएं क्या है? प्रबंधन एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। प्रबंधन कार्य सफलता को बढ़ाता है। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कि प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य क्या होते हैं। तो प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य समन्वित प्रक्रिया है, आधारित होता है, ये क्रिया आधारित होता है, बहुआयामी आयामी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये तीनों ही प्रबंधन की विशेषताएं हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन होते हैं। तो शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन मानवीय और भौतिक होते हैं। कौन से? मानवीय और भौतिक। नेक्स्ट है कि संसाधनों को बांटा गया है दृश्य और अदृश्य में। किसमें किसमें बांटा गया है? दृश्य और अदृश्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन कौन है। तो विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन मानवीय, भौतिक और दृश्य एंड अदृश्य दोनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है। किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है? एजुकेशन में। नेक्स्ट है कि शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्रबंधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको प्रबंधन द्वारा अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अच्छे विद्यालय संगठन से हमारा तात्पर्य यही है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यंग मिलकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय रहें। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर एस माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस माथुर के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो शिक्षा में प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, फिर है एक सामाजिक प्रक्रिया, फिर है मानवीय और भौतिक संसाधनों की सामूहिक प्रयास का प्रतिफल। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में प्रबंधन का महत्व है। शिक्षा में प्रबंधन के ये तीनों ही महत्व हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। शिक्षा में प्रबंधन क्या है? तो शिक्षा में जो प्रबंधन है ये विज्ञान और कला दोनों है। क्या है? विज्ञान और कला दोनों। नेक्स्ट है कि शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार है। तो शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार शिक्षा संबंधी तथ्य, योजनाओं और नीतियों तक, शिक्षा के कार्य प्रणालियों तक, कर्मचारियों को दिए गए निर्देशन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तक। उपरोक्त सभी तक जो शिक्षा प्रबंधन है इसके क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है। तो शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श तथा मूल्य, शिक्षा के सिद्धांत और शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, ये तीनों ही शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया। तो शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 6 भागों में। फिर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य नियोजन और संगठन है, निर्देशन और नियंत्रण है, समन्वयन और मूल्यांकन है, उपरोक्त सभी। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है। तो जो विद्यालय का मूल्यांकन है ये कार्य पूरा करने की अवधि, कार्य की गुणवत्ता, कार्य की कमियां और परस्पर संबंध, इन तीनों पर किया जाता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के मुख्य सोपान हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के मुख्य सोपान ये तीनों हैं: निर्णय, नियोजन, संगठन, संप्रेषण, निर्देशन और समन्वय स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन और शिक्षा प्रबंधन में अंतर क्या है। तो शिक्षा प्रशासन और शिक्षा प्रबंधन में अंतर है, प्रबंध में अंतर है। शिक्षा प्रशासन शब्द शिक्षा प्रबंध से अधिक व्यापक है। जो प्रशासन प्रबंध है ये प्रशासन जो है ये प्रबंध का एक अंग होता है। शिक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन प्रबंध का अंग है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? E.L. ब्रेंच। कौन? E.L. ब्रेंच।
नेक्स्ट है कि प्रशासन को प्रबंध से ऊपर मानने वाले विचारकों में मुख्य क्या है। तो प्रशासन को प्रबंध से ऊपर मानने वाले विचारकों में मुख्य स्प्रिंगल, जे.एन. शुल्ज और ओलिवर शेल्डन, ये मुख्य उपरोक्त सभी ही वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबंध को ऊपर मानने वाले ये तीनों ही विचारक जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये विचारक जो है ये मुख्य हैं। नेक्स्ट है प्रबंध शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट E.L.F. ब्रेंच के द्वारा दिया गया, E.F.L. ब्रेंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रबंध की मुख्य दशाएं क्या है। तो शिक्षा प्रबंध की मुख्य दशाएं शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक संगठन, ये तीनों है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर मुख्य दशाएं पूछा गया था, इसमें समस्याएं पूछा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया कागजी होना, वित्तीय प्रबंधन, मूलभूत सुविधाओं का अभाव या फिर ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एक महत्व किन कारणों से है। शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता और महत्व किन कारणों से है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति के कारण, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के कारण और सामाजिक मांग की संपूर्ति के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। चलिए एक बार देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। लिखा हुआ है ऐतिहासिक और सामाजिक कारक, फिर लिखा हुआ है आर्थिक और सांस्कृतिक कारक, फिर लिखा हुआ है राजनीतिक कारक, तो फिर लिखा हुआ है उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ये तीनों ही कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे प्रबंधक में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। एक अच्छा प्रबंधक जो होता है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, सैद्धांतिक स्वच्छता, दृढ़ता और लोचशीलता का समन्वयन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक अच्छा प्रबंधक जो होगा लोचशीलता का समन्वयन। हाँ, एक जो अच्छा प्रबंधक होगा उसके अंदर ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाएंगी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सो गाइज, अब जो आगे का टॉपिक है हमारा, आगे का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन, मतलब स्कूल मैनेजमेंट। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स में, तो थोड़ा काफ़ी मेहनत लग रही है। तो जब आपको दूसरा वीडियो दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 2 है, अब जब पार्ट 3 आपको दिया जाएगा तो उसमें और भी क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। कोशिश किया जाएगा कि वो भी लंबा वीडियो ही रहे आपके लिए, जिससे कि एक से ही आपका पूरा 1 2 3 वीडियो से ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस, आपको बार बार वीडियोस देखने ना पड़े, जिससे कि आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लें। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी बना लूँ। इसमें शायद 18 या 19 चैप्टर्स हैं, तो ये चैप्टर्स हो गए हमारे, कितने आज हो गए हैं, 19 हो गए ना, 19 चैप्टर्स हो गए हैं, और सॉरी 9 चैप्टर्स हो गए हैं, 10 चैप्टर्स है कल, और 18 या 19 है, तो 8 और 9 अभी और बचे हैं, अभी मतलब आधा काम और बचा है, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा या फिर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी आपको पहले कंटेंट क्या दिया जा रहा था, जो हम लोग दे रहे थे आपको, कहीं ना कहीं से ढूंढ के दे रहे थे। और कैसे ढूंढ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस मिल जा रहे थे कहीं कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस क्या कर रहे थे कि हम लोग खुद से, जैसे होता है ना कि जब पढ़ो तो उसमें क्वेश्चंस निकल आते हैं और उसमें आगे सन भी लिखे हुए होते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक जो थ्योरी वाले हमारे एग्जाम्स हुए थे उनसे रिलेटेड, कि हाँ थ्योरी में देखा गया था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज बनाए गए थे। तो एनालिसिस बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको कंटेंट पहले प्रोवाइड किया गया। अब भी ये है कि आगे भी कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि कहीं से भी बाहर से ना पूछा जाए, हमारे सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप परेशान मत होइए। जो हमारे कंटेंट है, जो हमारा ये अभी तो इजी नोट्स जो हैं, इजी नोट में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स पड़ी हुई हैं, तो वो जो मिस्टेक्स हैं कोशिश करती हूँ कि करेक्शन करके दे दूँ, और जो भी आपकी गड़बड़ी है उन सबको भी क्लियर कर दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए परेशान मत होना। आपके एग्जाम से पहले सब कुछ आपको क्लियर हो करके जाना होगा।
जो कंटेंट है हम लोग दे रहे हैं उनको भी पढ़िए, जो ये इजी नोट्स हैं उनको भी पढ़िए। जब आप इतना सब पढ़ रहे हैं तो क्यों ही आपका एग्ज़ाम ख़राब होगा, क्यों ही आप टेंशन ले रहे हैं। जब हम लोग हैं ना, हम कर तो रहे, मैं जितना कोशिश कर पा रही हूँ उतना आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा रही हूँ, रात भर जग के, दिन भर जग के, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 2 घंटे नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि 2 घंटे का भी आपको वीडियो दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ कर लिया, कि अभी आधा रिकॉर्ड कर लिया या बाद में रिकॉर्ड कर लिया, एक ही बार में रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि उस टाइम पे फ्लो बना रहता है कि हाँ क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं और क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद में कुछ गचपिच हो जाता है ना, इसलिए। तो आप लोग पढ़िएगा, कन्फ्यूज़न है आप पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा है और हमारा कंटेंट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, और जो वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल लगते हैं आपके लिए। और जो भी आप कंसर्न दिखा रहे हैं हम लोगों के लिए, और जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और सच में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है हमारा, और हम लोग का सपोर्ट ऐसे किया है कि हम लोग मेंटली बहुत प्रिपेयर हो गए हैं कि अब कंटिन्यू रखना है, वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने हैं। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि हम लोग अब कंटेंट, नया नया कंटेंट खोज के लाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे, है ना। तो आप लोग मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, आप जो कमेंट करते हैं उनसे हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो अपना ध्यान ज़रूर से रखिएगा, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।